राधे राधे बच्चों, द अभ्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। चैप्टर को चालू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को दबाना ना भूलिए। इससे पहले जो मैं लास्ट वीडियो डाली थी वो हमने डेट शीट की डाली थी, जिसमें 10th और 12th की डेट शीट के बारे में बताया था कि कब एग्जाम होंगे कब एग्जाम नहीं होंगे। उसकी प्रिपरेशन के लिए आज हमने चालू करी क्लास फर्स्ट, जहां पर हम बताएंगे समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में, या कह सकते हैं सम बेस कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। चलिए चैप्टर को चालू करते हैं। चैप्टर को चालू करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है? जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है बड़ा, या समष्टि का मतलब कह सकते हैं बड़ा, या सिंपल सी डेफिनेशन होती है समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जहां पर संपूर्ण स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। कहते सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र वह अवधारणा है जहां पर संपूर्ण स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है समग्र मांग। सिंपल सी डेफिनेशन है समष्टि अर्थशास्त्र वह अवधारणा है जहां पर संपूर्ण स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण स्तर का मतलब देश के जितने भी प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उनका समाधान समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आप जानते हैं अर्थशास्त्र दो पार्ट में बटा हुआ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अगर व्यष्टि का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, जहां पर व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जहां पे एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, एक व्यक्ति की हो सकती है, रोजगार, बेरोजगारी सब आ सकता है। लेकिन जो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो संपूर्ण स्तर पर होता है। देश की प्रॉब्लम को देकर मेजर किया जाता है कि क्या इकोनॉमिक्स में चेंज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जानते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हम जब सेविंग करते हैं उससे बहुत सारी प्रॉब्लम मेजर होती है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। माने आपने सेविंग करी, अब आप जानते हैं सेविंग करेंगे, सेविंग मीन्स बचत करेंगे। जब आप बचत करेंगे तो आपका पैसा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? सिंपल सी बात है भाई, इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब आपका पैसा इंक्रीज होगा तो इंक्रीज आप पैसा संभाल के रखेंगे तो आपकी डिमांड क्या होगी? सिंपल सी बात है, आप किस चीज पर इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे जब डिमांड ही नहीं करेंगे आपकी चीज की। जब डिमांड नहीं होगी तो डिमांड क्या होगी आपकी? डिक्रीज होगी। जब डिमांड डिक्रीज होगी तो जो हमारे पास जो पहला स्टॉक रखा है, जो सामान रखा है, जो माल रखा है, वो क्या होगा? ऑब्वियस बात है, वो क्या बढ़ेगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, जब आप सेविंग कर रहे हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे, तो आप डिमांड भी नहीं करेंगे चीज की। जब डिमांड नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, जो स्टॉक रखा दुकान पर वो बिकेगा ही नहीं। वो क्या होता है? रखता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। जब इंक्रीज स्टॉक होगा तो प्रोडक्शन की नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। और जब प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा हमारा? प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? एम्प्लॉइंग क्या हो जाएंगे हमारी? वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। देखो सिंपल सी बात है, आप सेविंग कर रहे हैं, जब सेविंग करेंगे पैसा बचाएंगे, जब पैसा बचाएंगे तो किसी चीज की डिमांड ही नहीं करेंगे। जब डिमांड नहीं होगी तो स्टॉक ऐसी कैसी रहेगा। जब स्टॉक रहेगा तो प्रोडक्शन डिक्रीज होगा नहीं, प्रोडक्शन आगे माल बनाएगा ही नहीं। जब आगे माल बनेगा नहीं तो लेबर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब मजदूरी एक तरह से लेबर कम होते चले जाएंगे। तो ये हम नहीं कहते हैं कि भाई सेविंग नहीं करनी चाहिए, पर सेविंग एक लिमिट तक करें। बहुत से क्या करते हैं कि सोचते हैं कि कुछ पैसा को बचा के रखते हैं, आने वाले समय में इसको हम एक सही जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं जिस चीज के लिए हम पैसा जोड़ के चलते हैं वो आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ती है, और वो जो पैसा होता है वो हमारा डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है। क्योंकि जो चीज हम उस टाइम खरीद सकते हैं, आने वाले टाइम में उसकी कीमत बढ़ जाती है। हमारा जो कीमत होती है, जो पैसे की चीजें होती है, वो गिरने लग जाती है। चलिए हम बात करते हैं आगे इसी चैप्टर से। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स
वस्तुओं के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ गुड 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता हमारा होता है उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं 4 टाइप्स की होती हैं। जो पहली वस्तुएं होती है वो होती है टिकाऊ वस्तुएं, दूसरी होती है गैर टिकाऊ वस्तुएं, तीसरी होती है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, और जो चौथी होती है वो होती है सेवाएं। दूसरी जो हमारी होती है वो होती है पूंजीगत वस्तुएं। तीसरी होती है हमारी अंतिम वस्तुएं, और चौथी जो हमारी होती है वो होती है मध्यवर्ती वस्तुएं। चलिए हम बात करें टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होता है, वस्तुएं क्या होती है। वस्तु अगर सिंपली डेफिनेशन की बात करें, वस्तु कुछ भी हो सकती है जिसको हम यूज कर सकते हैं, खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी चीज को सजावट के लिए जो भी हम चीज का इस्तेमाल करते हैं मनुष्य, ये कह सकते हैं ह्यूमन जो अपनी संतुष्टि के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल करता है वो सभी वस्तुएं होती हैं। अब वस्तु हमारे 4 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली जो वस्तु होती है उपभोक्ता वस्तुएं। अगर हम सिंपल से बात करें, उपभोक्ता का मतलब कंज्यूमर होता है। वह सभी वस्तुएं जो मनुष्य अपनी आवश्यकता को संतुष्टि के लिए, वह सभी वस्तुएं जो मनुष्य अपनी संतुष्टि की लिए अपने उपयोग में लेकर आता है उसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। यह लाभ कमाने के उद्देश्य से उपभोग में नहीं लाई जाती, इसे अपनी संतुष्टि के उपभोग के लिए लाई जाती है। यह 4 टाइप्स की होती है। पहले टिकाऊ वस्तुएं, सबसे पता लगता है कि ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है वह सभी वस्तुएं जो लंबे समय तक प्रयोग में लाई जा सकती है। वह सभी वस्तुएं जो लंबे समय तक प्रयोग में लाई जा सकती है वो टिकाऊ वस्तु होती है। फॉर एग्जाम्पल टीवी। अब आप जानते हैं टीवी एक बार लेने के बाद ये तो नहीं कर 2 महीने बाद 3 महीने बाद चेंज कर लेते। टीवी सालों साल चलता रहता है। ऐसे कैसे रहता है, क्योंकि ये मशीनरी होती है, मशीन में कभी कमी आ जाती है उसको ठीक किया जा सकता है। जो टिकाऊ वस्तु लंबे समय तक चलती है। जो हमारे जैसे दूसरी वस्तु है गैर टिकाऊ वस्तु है। गैर टिकाऊ वस्तु है आप कोई सी भी ले सकते, तेल, डबल ब्रेड, डबल रोटी, ये सभी कौन सी वस्तु होती है, गैर टिकाऊ वस्तुएं। वह वस्तु होती है जिनका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। एक बार प्रयोग करने के बाद वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उनका वो चली जाती है। अटिकाऊ वस्तुएं वह वस्तु होती है जो 1 साल या कुछ सालों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, कुछ महीने या सालों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कपड़े, फर्नीचर, इसका एग्जाम्पल है। सेवा क्या होती है, सर्विस। अब सर्विस का मतलब सिंपल सी बात है, वह सही वस्तु जो मनुष्य को संतुष्टि देती है, जो उनको सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे डॉक्टर, वकील, ये सब क्या हमें डॉक्टर कह सकते हैं, जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। परिवहन ये हमें क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ये सब इसके सिंपल से एग्जाम्पल है उपभोक्ता वस्तु का। सेकंड आता है पूंजीगत वस्तुएं। अब जो हमने उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में पढ़ा था कि जो हमें संतुष्टि प्रदान करती है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती है, जो लाभ कमाने से काम नहीं करती है। जबकि पूंजीगत वस्तुएं प्रोडक्शन की इंक्रीज करने के लिए साथ ही साथ लाभ कमाने के उद्देश्य से जो चीजें की जाती है वो पूंजीगत वस्तु होती है। वह सभी वस्तुएं जो प्रोडक्शन करता अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है वो सभी पूंजीगत वस्तु होती है। इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है मशीन, जहां हम कह सकते हैं मशीन एवं प्लांट भी कह सकते हैं। अब मशीन एंड प्लांट देखिए, जैसा कि आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, मशीन एंड प्लांट के बारे में जाना होगा कि मशीन प्लांट क्या होते हैं। वैसे अगर बात करें तो बिल्डिंग से होती है जो लंबे समय तक प्रयोग में लाई जा सकती है, जिनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। जैसा कि आज अपने आसपास एरिया में देखते हैं, बहुत से क्या करते हैं, रेंट के थ्रू या रेंट पे अपना मकान दे देते हैं जो सालों साल चलता है और लाभ कमाने के लिए काम करता है। तीसरी पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं क्या होती है, इसे कहते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होती है, वह सभी वस्तुएं जिनकी अपने उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुके हैं और लाभ कमाने को, जो अपने उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुके हैं और उपभोग के लिए तैयार है। वह सही वस्तुएं जो उपभोक्ता की सीमा रेखा पार कर चुके हैं और उपभोग के लिए तैयार है, वह सभी क्या है, अंतिम वस्तुएं। जैसे डबल रोटी, घी,
तेल। अब इसे हम तो कोई चेंज कर नहीं सकते, ये सीधी सीधी क्या किया था, इस्तेमाल की जाती है और इसको दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते। बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती है? मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा पार नहीं कर चुकी है और उपभोग के लिए तैयार नहीं है। जैसे अगर हम बात करें लकड़ी की, अब देखिए लकड़ी को दो जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो लकड़ी को डायरेक्ट इस्तेमाल कर लो या इसमें हम चेंज ला सकते हैं। अब जैसे कि गन्ने, ये क्या है, ये भी तो ड्रैगन वस्तु है जिसको हम, यह भी उत्पादन के लिए सीमा प्राप्त नहीं कर चुकी होती है और जिनको हम चेंज कर सकते हैं। आज हमने क्या जाना कि समष्टि अर्थशास्त्र की, समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। सिंपल सी बात है, जो बड़े पैमाने पर इसका हम इस्तेमाल करते हैं या जो भी हम समस्या का समाधान कर सकते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर में आता है। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 4 टाइप्स के होते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं 4 टाइप्स की होती है, टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं, अटिकाऊ वस्तुएं और सेवाएं। टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती है? जो लंबे समय का इस्तेमाल की जाती है, जैसे टीवी। गैर टिकाऊ वस्तुएं वह वस्तु होती है जिनको एक बार प्रयोग में लाते हैं, जैसे तेल हो गया, डबल रोटी हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, इसके बेस्ट एग्जाम्पल। अटिकाऊ वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जो कुछ महीने के लिए या एक साल तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कपड़े, फर्नीचर। अब आप देखते होंगे कुछ कपड़े हम कुछ लाते टाइम पे, कुछ समय बाद क्या होता है वो छोटे हो जाते हैं। कपड़े कभी छोटे नहीं होते, हमारी क्या होती है, इंक्रीज हमारी हाइट होती है जो इन कपड़ों को छोटा बताती है। सेवाएं क्या होती है? जो हमें सहूलियत प्रदान करता है या हमारे लिए आवश्यकताएं देता है, जैसे डॉक्टर, परिवहन, ये सब एग्जाम्पल है। दूसरा तो पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं, जैसे मशीन एंड प्लांट। मशीन क्या करते हैं? लाभ कमाने के उद्देश्य से तो काम किया जाता है इसमें। तीसरा अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वह वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी है और उपभोग के लिए तैयार है, जैसे डबल रोटी, घी, तेल, मक्खन, इसके एग्जाम्पल होते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा पार नहीं कर चुकी है और उपभोग के लिए तैयार नहीं है, जैसे लकड़ी, गन्ने के एग्जाम्पल। कभी का क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या सभी मशीनें अंतिम वस्तुएं होती हैं? तो हम कह सकते हैं नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो एक टेलर पर रखी जो मशीनें होती है सिर्फ वही क्या करती है, पैसा कमाती है। बाकी जो घर के अंदर वस्तुएं होती है वो कभी पैसा कमाने के लिए काम नहीं करती है। तो चलिए आज हम इतना ही जानेंगे कि समष्टि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पॉइंट है। आगे वाले वीडियो हम बताएंगे कि आगे वाले चैप्टर में कि हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। राधे राधे बच्चों। लास्ट में